खाना खाते हुए नेहा ने अपने पति राजीव को सूचना दी। माँ पापा लौट आए हैं। अच्छा, राजीव की ठंडी प्रतिक्रिया थी। नेहा ने फिर कहा, चाचा को भी साथ लेते आए हैं। राजीव बोला, किस लिए? अकेले छोड़ते नहीं बना होगा, तभी तो 13वीं के बाद भी महीना भर तक रुक गए थे। राजीव ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप खाना खाता रहा। हम लोग कल जाकर मिल आए? नेहा ने पूछा। कल तो मुश्किल है, संडे को देखते हैं, राजीव ने विषय समाप्त करते हुए कहा। पर नेहा के लिए संडे तक प्रतीक्षा करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए वह अगले दिन दोपहर को चली गई। चाची की 13वीं पर देखा था, उस तुलना में चाचा बहुत थके लगे। स्वाभाविक भी था, इस उम्र में जीवन साथी का एकाएक बिछड़ जाना पति पत्नी दोनों पर ही भारी पड़ता है। फिर इन लोगों के तो कोई संतान भी नहीं है जिसके पास जाकर अपना दुख हल्का कर सके। माँ पापा इसीलिए तो वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। इतने बड़े घर में चाचा को अकेले छोड़ने का उनका मन नहीं हो रहा था। शायद इसीलिए उन्हें साथ लेकर आ गए थे। नेहा दोपहर का सारा काम निपटा कर गई थी, पर बच्चों से पहले घर लौटना भी था, इसीलिए उस दिन ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाई। बस उन लोगों को देखकर लौट आई। सोचा रविवार को राजीव के साथ जाऊंगी, तब आराम से बातें होंगी। रविवार की दोपहर सुमित भैया और पूजा भाभी ही अचानक आ गए। नेहा को थोड़ा आश्चर्य हुआ। राखी, भाई दूज या बच्चों के जन्मदिन छोड़ दे तो इन लोगों का आना कम ही होता। नौकरी का बहाना तो खैर है ही, नेहा ही माँ पापा के लिए बीच बीच में चक्कर लगाती रहती है। जब भी वे लोग आते, पूजा भाभी शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठ जाती हैं। सास ससुर की सेवा करते करते वह कितना पस्त हो चुकी हैं, यह जताना वह कभी नहीं भूलती। और अब तो घर में एक और व्यक्ति का इजाफा हो गया है। बेचारी कितनों की सेवा करेगी। वह मानसिक रूप से सब कुछ सुनने के लिए तैयार ही थी। भाभी ने भी जरा सा भी समय नहीं गवाया और शुरू हो गई। उनकी नौकरी, बच्चों की पढ़ाई, छोटा सा घर, घर में 3-3 बुजुर्ग, समस्याओं का अंत नहीं था। पापा एक बार हमसे पूछ तो लेते, भैया ने पहली बार मुंह खोला। वैसे बात उनकी ठीक ही थी। मैं चाचा को अपने पास ले आती हूँ, नेहा ने अपनी तरफ से समस्या का समाधान किया। नहीं नेहा, अभी उन्हें आए हफ्ता भी नहीं हुआ है, वे क्या सोचेंगे? इससे तो बल्कि तुम एक काम करो, भैया ने गला साफ करते हुए कहा। तुम माँ पापा को थोड़े दिन अपने पास बुला लो, उन्हें चेंज भी हो जाएगा और हम लोग चाचा को ठीक से रख पाएंगे। अभी तो उनकी ढंग से सोने की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है, बेचारे ड्राइंग रूम में दीवान पर सोते हैं। नेहा ने पति राजीव की ओर देखा। इस प्रस्ताव पर उनकी सहमति आवश्यक थी, पर वे टीवी पर मैच देखने में मशगूल थे। ऐसी फालतू बातों की ओर ध्यान देने की उन्हें फुर्सत नहीं थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि टीवी देखने का कितना भी नाटक कर ले, कान उनके हमारी बातों पर ही थे। इसका प्रमाण तुरंत मिल गया। भैया भाभी को विदा कर वह जैसे ही घर में दाखिल हुई, राजीव बोले, तुम्हारे भाई भाभी बड़े शातिर हैं। मतलब? जैसे ही सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ आई, माँ बाप को देश निकाला दे दिया। कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक ही तो कह रहा हूँ, माँ बाप को तो पूरा निचोड़ लिया है, अब उनके पास कुछ नहीं है तो रवाना कर दो। चाचा के पास माल टाल है, उनके आगे पीछे भी कोई नहीं है, अब उन्हें निचोड़ेंगे। तभी तो तुम्हारा प्रस्ताव उन्हें मान्य नहीं हुआ। सोच रहे होंगे नेहा सारी मलाई ना गटक ले, हम टापते ही रह जाएंगे। वे बेचारे क्या जाने, उनकी बहन में इतने गट्स होते तो क्या बात थी। राजीव का इशारा वह समझ गई, पर चुप लगा गई। बेकार बहस बढ़ाने से क्या फ़ायदा होता। पापा का एक सपना था, रिटायरमेंट के बाद वे गांव लौट जाना चाहते थे, इसीलिए गांव के पुराने पुश्तैनी घर को ठीक ठाक करने का उन्होंने प्लान बनाया। भैया को पता लगते ही दौड़े दौड़े गए और बोले, पापा यहाँ पैसा फेंकना बेकार है, यहाँ आप कितने दिन रह पाएंगे? यहाँ ना मेडिकल फैसिलिटी है, ना ट्रांसपोर्टेशन, ना ढंग के लोग हैं, ना लाइब्रेरी। 4 दिन में उब जाएंगे आप। इससे तो अच्छा है हम लोग शहर में ही बड़ा सा मकान ले लें,
सब लोग साथ में रह लेंगे। सुमित भैया की बात शायद पापा नहीं मानते, पर माँ ने भी बेटे का साथ दिया। उन्हें अब पोते के साथ, बेटे बहू के साथ रहने का मन था। फिर नेहा भी इसी शहर में थी। दोनों बच्चे आंखों के सामने रहेंगे, माँ को और क्या चाहिए। आखिर पापा ने हथियार डाल दिए। इतने सालों तक सरकारी क्वार्टरों में रहने के बाद फ्लैट में रहना उन्हें रास नहीं आ रहा था, पर उतने से पैसों में स्वतंत्र घर की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। राजीव जी तब बहुत भुनभुनाए थे। पुश्तैनी जायदाद में बेटी का भी बराबर हिस्सा होता है, यह बात वह भी जानती थी, पर गांव के उस पुराने मकान के कितने मिलेंगे उसे पता था। उस छोटी सी रकम में हिस्सा बटाने का मन नहीं हुआ। आखिर भैया उसके माता पिता के लिए ही तो बड़ा घर ले रहे थे। नेहा को पापा को अपने घर आने के लिए राजी करना एक टेढ़ी खीर थी। वे तो प्रस्ताव सुनते ही भड़क गए थे। ये मेरा घर है, इसमें मेरा पैसा लगा है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, और आलोक को यहाँ मैं अपनी जिम्मेदारी पर लाया हूँ। नेहा ने पापा को समझाया। पापा, तो उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। उनके पास ढंग से सोने की जगह नहीं है, दीवान पर पड़े रहते हैं, अच्छा लगता है, और आपको घर से कोई नहीं निकाल रहा। नेहा तो एक सजेशन दिया था, जरा पूजा भाभी का ख्याल कीजिए, बच्चों को देखना, 3-3 बुजुर्गों की सेवा करना, और ऊपर से नौकरी। तो नौकरी ही तो करती है, और क्या करती है? माँ बोली, दोनों वक्त की रसोई मैं देखती हूँ। सुबह नौकरी का बहाना है, शाम को बच्चों का होमवर्क है, बच्चों के टिफिन भरने से लेकर धोने तक का काम मैं करती हूँ, समझी? तो चलो ना, इसी बहाने तुम भी थोड़े दिन आराम कर लेना। नेहा यह प्रस्ताव लेकर जानबूझकर दोपहर में गई थी। आलोक चाचा बाहर दीवान पर सो रहे थे। वे लोग कमरे में थे, लाख धीरे बात कर रहे थे, पर शायद उन्होंने सुन ही लिया। भीतर आकर बोले, मेरे यहाँ आने से इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी असुविधा होगी, यह पता होता तो। प्रॉब्लम कोई नहीं है चाचा, ना कोई असुविधा है, बल्कि आपको ठीक से सुविधा न देने के कारण भैया शर्मिंदा हो रहे हैं। मैं तो आपको अपने घर भी ले जा सकती हूँ, दोनों घर एक ही समझिए, जैसे यहाँ वैसे वहाँ। पर फिर भैया बहुत दुखी हो जाएंगे कि घर छोटा होने के कारण आपको नहीं रख सके, इसलिए माँ पापा से कह रही थी कुछ दिनों के लिए मेरे पास आकर रहिए, मुझे भी सेवा का अवसर दीजिए, मेरा भी मन करता है, आपको भी थोड़ा चैन हो जाएगा, और एक ही शहर में तो है, मिलना जुलना होता ही रहेगा। पता नहीं कैसे क्या हुआ, पर एक दिन माँ पापा नेहा के पास रहने आ गए। शायद भाभी ने तेवर दिखाए होंगे, या चाचा के सामने कलह कलेश नहीं चाहते होंगे। वे लोग नेहा के घर आ गए। उसने गेस्ट रूम उनके लिए सुसज्जित कर दिया, अपने बेडरूम वाला टीवी लाकर वहां लगा दिया, पापा की पसंद का अखबार चालू कर दिया, कुछ पत्रिकाएं कमरे में रखवा दी। अपनी शक्ति भर उसने सब किया, पर देखा कि दोनों एकदम बुझे से गए हैं। माँ तो फिर भी थोड़ा हंस बोल लेती थी, पर पापा एकदम चुप हो गए थे, कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे। सुमित भैया के यहाँ थे तो सुबह शाम घूमने जाते थे। हम उम्र लोगों का वहाँ अच्छा ग्रुप बन गया था। हम उम्र तो अड़ोस पड़ोस में यहाँ भी थे, पर इस उम्र में परिचय के सूत्र बड़ी मुश्किल से जुड़ते हैं। किसी वृक्ष को उखाड़कर दूसरी जगह लगाया जाए तो वह मुरझा जाता है। दिन का खाना वह पापा और माँ साथ खाते थे, पर रात में राजीव भी टेबल पर होते थे। उसकी उपस्थिति में पापा बहुत असहज महसूस करते थे। उन्हें कंफर्टेबल करने का उनके दामाद ने कभी प्रयास भी नहीं किया। फिर नेहा ने इसका तोड़ निकाला। उसने उन दोनों को बच्चों के साथ खिलाना शुरू किया। कहा कि रात में जल्दी खा लेना ठीक होता है, खाने और सोने में कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। हर 8वें दिन चाचा आ जाते तो पापा के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ जाती। दोनों भाई देर तक बतियाते रहते। फिर माँ उससे फुसफुसाकर कहती, आलोक को खाने के लिए रोक लेना, वहाँ पता नहीं क्या कैसा बनता होगा। चाचा ना नुकुर नहीं करते। हाँ, सुमित भैया के यहाँ फ़ोन जरूर कर देते, अगर दिन में आते तो खा कर ही आते।
क्योंकि पूजा भाभी खाना सुबह ही बनाकर जाती। फिर भी उसके आग्रह पर एक आध रोटी खा लेते थे। खाना खाते हुए उनका शिकायतों का पिटारा भी खुल जाता। भाभी, बहू तो तुम्हारी गजब है। कल बड़े बेटे को मेरे बिस्तर में ही घुसा दिया। मैं फिर सीधा जाकर दीवान पर सो गया। मोनू, हम दोनों के पास ही सोता था ना, माँ बताती। दरअसल सुमित भैया के पास 2 ही बेडरूम है, इसीलिए एक बच्चा माँ पापा के पास सोता था। पर आलोक चाचा को इसकी आदत थोड़े ही है। कभी कहते तुम्हारी बहू ने मुझे क्या मास्टर समझ लिया है, ऐसे रात को बच्चों को कॉपी किताब देकर भेज देती है। नेहा ने बताया कि पहले होमवर्क भाभी ही करवाती थी ना, अब रसोई में लगना पड़ता होगा तो समय नहीं मिलता होगा। आलोक चाचा ने कहा, रसोई तो वो जैसे बनाती है ठीक ही है। मैं तो हैरान हूँ, भाई साहब कैसे खा लेते थे। ये तो इतने मीन मेख वाले हैं। तुम्हारी चाची तो घबराती थी। माँ ने उत्तर दिया, मेरे रहते आपके भाई साहब को किसी और के हाथ का खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना। भाभी की भी शिकायतें कम ना थी। वह कहती, चाचा जी दोपहर को आपके यहाँ गए थे क्या? काम वाली ताला देखकर लौट गई। अब कपड़ों का और बर्तनों का ढेर पड़ा है मेरे लिए। नेहा, पता है आज बच्चों को पड़ोस से चाबी लेकर दरवाज़ा खोलना पड़ा। नेहा, कल रात हम पिक्चर जा रहे थे। चाचा जी ने कहा बाहर से ताला लगाकर जाना। मैं आधी रात को उठकर दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। नेहा को ये सब सुनकर बहुत मज़ा आता। भाभी को माँ पापा की अहमियत का अब पता चलेगा। उनके भरोसे दोनों कितने निश्चिंत थे। ना घर की फिक्र थी, ना बच्चों की। वो सोच रही थी, ब्रेकिंग पॉइंट बस आने ही वाला है। उससे पहले ही एक दिन चाचा सूटकेस सहित घर में दाखिल हुए। कहीं ये रहने तो नहीं आ गए? राजीव जी की प्रतिक्रिया की कल्पना से ही उसे डर लगने लगा। पर चाचा ने ज़्यादा देर तक पशुपेश में नहीं रखा। उससे एक गिलास पानी मंगवाकर पिया और फिर माँ पापा के चरण छूकर बोले, कुछ दिनों के लिए घर जा रहा हूँ। एकदम कैसे? लौटकर बताता हूँ, उन्होंने कहा और बाहर खड़ी ऑटो रिक्शा में जाकर बैठ गए। माँ की तो जान ही सूख गई। ये एकदम कहाँ चल दिए? किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया? बड़े चाव से हम लोग उन्हें लेकर आए थे, पर अब खुद ही शरणार्थी बन गए हैं। क्या करें? माँ प्लीज़, अपने आप को शरणार्थी मत कहो। तुम कहीं सड़क पर नहीं पड़ी हो, अपनी बेटी के घर में हो, जो तुम्हें आदर मान से लेकर आई है। और रही चाचा की बात, तो वो बोले हैं ना कि लौटकर बताता हूँ, तो इसका मतलब है वे वापस आएंगे। घर बार एक बार देखने गए होंगे। उनके इस आकस्मिक प्रस्थान से भैया भाभी भी परेशान हो गए थे। भाभी तो बार बार उससे उनका प्रोग्राम पूछती। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, भाभी का धैर्य समाप्त होता जा रहा था। एक दिन बोली, नेहा, मैं सोचती हूँ मम्मी पापा को घर पे ले आऊँ। कब तक चाचा जी की राह देखेंगे? और इसी बीच अगर चाचा आ गए तो उन्हें तुम रख लेना। नेहा ने भी एक वाक्य महीनों से रट रखा था। उसने फौरन पूजा भाभी को सुना दिया। भाभी, मेरे माँ बाप को आपने क्या फुटबॉल समझ रखा है, जो उन्हें जब चाहोगी जिधर चाहोगी लुढ़का दोगी? यह बात कहकर उसे इतना हल्का महसूस हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ भाभी का मुंह जरूर सूज गया होगा। एक दिन सबकी प्रतीक्षा का अंत हुआ। चाचा मिठाई का पैकेट लेकर पधारे। माँ पापा को प्रणाम करके उसे बोले, जमाई राजा घर में है ना, बुलाओ भाई। दोनों को जोड़े से निमंत्रण दूंगा। राजीव ऑफिस से लौटकर फ्रेश होने गए थे। शायद उन्हें चाचा की बुलंद आवाज़ वहीं सुनाई दे गई थी। वॉशरूम से निकलते हुए बोले, तुम्हारे चाचा जी फिर से शादी वादी कर रहे हैं क्या? कैसी बात कर रहे हैं? प्लीज़ जल्दी से कपड़े बदल कर बाहर आइए। जमाई राजा के ड्राइंग रूम में आते ही चाचा उठ खड़े हुए। नाटकीय ढंग से उन्होंने दोनों के हाथ में मिठाई का डब्बा पकड़ाया और हाथ जोड़कर कहा, आपके शहर में एक छोटा सा आशियाना ले लिया है। रविवार को छोटी सी पूजा रख ली है ताकि गृह प्रवेश की रस्म भी हो जाए। तुम लोग और सुमित बेटे का परिवार, बस इतने ही लोग रहेंगे। अभी बहुत लोगों को तो मैं जानता भी नहीं हूँ। चाचा जी की बात सुनकर आश्चर्य तो हुआ, पर उन्हें बधाई देने में कोई कंजूसी नहीं की। चाय पीते हुए चाचा ने कहा, भाभी और भाई साहब को साथ लेकर जाता हूँ। सब कुछ इन्हीं को करना है।
मुझे तो कुछ आता जाता नहीं है। और नेहा ने देखा माँ और पापा अपनी अपनी सूटकेस लेकर एकदम तैयार खड़े थे। शायद उन्हें पहले से सूचना मिल गई होगी। माँ पापा के जाते ही घर एकदम सूना हो गया। घर में दो प्राणी कम हो जाते हैं तो खालीपन तो व्यापता ही है। पर उसके उदास होने का कारण यह था कि वह जानती थी कि वे दोनों अब लौटकर यहाँ नहीं आएंगे। चाचा के अपने घर जाने के बाद भैया भाभी उन्हें अपने घर ले जाएंगे। शहर के बाहर सीमेंट का जंगल उग आया था। उन्हीं कॉलोनियों में से एक में चाचा का नया फ्लैट था। 2 BHK सुंदर था। बाहर गैलरी थी, भीतर वॉशिंग स्पेस थी, वेट गैलरी थी। खास बात यह कि बिल्डिंग में लिफ्ट की सुविधा थी। चाचा अपने साथ पुराने सेवक को भी ले आए थे और गृहस्थी का सामान भी। माँ ने रामू काका के साथ मिलकर 2 दिन में घर ठीक से जमा दिया था। 2-3 बक्से अब भी खुलने को बाकी थे, पर ज़रूरत का सामान सब निकल आया था। माइक्रो से लेकर फ्रिज तक रसोई में हर चीज़ मौजूद थी। चाचा शायद जाने से पहले सारा इंतज़ाम कर गए थे, क्योंकि हर कमरे में AC लग गया था। हर बाथरूम में गीजर फिट था। पलंग भी नए लग रहे थे। माँ ने अपना वाला कमरा तो ऐसे जमा लिया था जैसे हमेशा यहीं रहना है। चाची बहुत शौकीन थी। उनकी पसंद भी बहुत ऊंची थी। उनकी क्रॉकरी, बर्तन, पर्दे, चादरें सब आला दर्जे के होते थे। पूजा भाभी हर चीज़ को छूकर उलट पुलट कर देख रही थी। मन ही मन कीमत का अंदाज़ा लगा रही थी। पूजा अच्छे से संपन्न हो गई। खाना भी बहुत अच्छा था। बहुत दिनों बाद माँ को रसोई का एकदम राज मिला था। किसी का अंकुश नहीं था, इसीलिए उन्होंने बहुत मन लगाकर खाना बनाया था। खाने के बाद सब हॉल में बैठकर गपशप कर रहे थे कि एकाएक पूजा भाभी ने पूछा, मम्मी जी, ये सब समेटने में आपको 1 आध दिन तो लग ही जाएगा ना? मैं आप लोगों को लेने परसों आ जाऊं या चाचा जी छोड़ देंगे? ये लोग अब कहीं नहीं जाएंगे। चाचा ने निर्णायक स्वर में कहा, हम तीनों बूढ़े प्राणी यहीं रहेंगे और ये चौथा बूढ़ा रामू लाल हमारी सेवा करेगा। क्षण भर को हॉल में चुप्पी छा गई। यह प्रस्ताव सबके लिए एकदम अप्रत्याशित था। बड़ी देर बाद सुमित भैया की आवाज़ निकली, चाचा, ये अचानक नहीं बेटे, बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहा था। भाई साहब की इच्छा थी कि मैं अब उन लोगों के साथ रहूं। मुझे भी यह प्रस्ताव अच्छा लगा था, इसीलिए मैं उनके साथ चला आया। पर आकर यहाँ देखा कि किसी भी घर में हम तीनों एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए ये अलग आशियाना बना लिया। भाभी एकदम बोल उठी, इससे तो अच्छा था चाचा जी, आप हमें एक बड़ा सा घर दिलवा देते, फिर सब लोग आराम से साथ रह लेते। नहीं बेटा, इतने दिनों में मैं एक बात अच्छी तरह जान गया हूँ कि मैं हर कहीं एडजस्ट नहीं हो सकता। मेरी आदतें बिगड़ चुकी हैं। घर में सबसे छोटा था, इसीलिए पहले तो माँ ने खूब लाड़ किए, फिर भाभी आई तो उन्होंने भी मेरे नखरे उठाए। रही सही कसर तुम्हारी चाची ने पूरी कर दी। बच्चे थे नहीं तो सारा प्यार दुलार मुझ पर ही उड़ेल दिया। बिल्कुल बर्बाद कर दिया मुझे। अब इस उम्र में अपने आप को बदलना नामुमकिन है, इसीलिए मैं यहीं ठीक हूँ और तुम इसे भी अपना ही घर समझो। समझ लो कि उस घर का एक्सटेंशन है ये। बच्चों को जब भी दादा दादी या नाना नानी की याद आए, वे यहाँ बेखटके आ सकते हैं। और नेहा, तुम्हें जब भी मायके जाने का मन हो, यहाँ चली आना। मतलब मम्मी अब हमारे पास नहीं रहेंगी? भाभी तो रोनी रोनी हो आई थी। हाँ बेटे, भाभी अब यहीं रहेंगी। जिंदगी भर खटती रही हैं, उन्हें अब आराम की ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि औरत कभी रिटायर नहीं होती, पर मैं सोचता हूँ औरत को भी पूरा पूरा हक है निवृत्त होने का, अवकाश पाने का। बात एक तरफ से वहीं समाप्त हो गई थी। वे लोग तो खाली हाथ ही पहुँच गए थे, पर चाचा ने सबको नेक दिया, मिठाई दी। बच्चे तो एकदम खुश हो गए थे, पर सुमित भैया और पूजा भाभी एकदम गुमसुम हो गए। इसी मनस्थिति में सब लोगों ने एक दूसरे से विदा ली और अपने अपने घरों की ओर मुड़ गए। बच्चे कार की पिछली सीट पर उनिंदे से बैठे थे। सामने वाली सीट पर नेहा भी चुपचाप बैठी थी।
उसे माँ पापा के लिए खुशी भी हो रही थी, पर एक अपराध बोध भी उसके मन में जाग रहा था। हम उन लोगों को अपने साथ क्यों नहीं रख सके? एकाएक राजीव ने कहा, तुम्हारी भाभी रानी तो आज एकदम क्लीन बोल्ड हो गई। मतलब? अपने व्यवहार पर पछता रही होंगी। अच्छा खासा घर हाथ से निकल गया। कौन सा घर? वही जिसकी पार्टी खाकर आ रहे हैं। उस घर से भाभी का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है मैडम। अब सोचो, चाचा जी ये घर अपने साथ तो नहीं लेकर जाएंगे ना, किसी न किसी को नामजद करके ही। और पहला हक सुमित भैया का ही बनता है। पर पूजा भाभी ने चांस गवा दिया। काश चाचा जी से थोड़ा ढंग से पेश आई होती। बस भी कीजिए, नेहा ने खींचकर कहा। आज ही बेचारों ने गृह प्रवेश की पूजा करवाई है और आप उनके जाने की तारीख निकाल रहे हैं। मैं तारीख निकालने वाला कौन होता हूँ? वह तो हर एक व्यक्ति के जन्म के साथ ही तय हो जाती है। मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि भाभी रानी आउट हो गई हैं, तो आप बल्ला संभाल लो। ठीक से बैटिंग करेंगी तो मैच जीत ही जाएंगी। देखिए, उसने सख्त लहजे में कहा, मुझे इस तरह के गेम्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरों की प्रॉपर्टी पर लात टपकाने वालों में से नहीं हूँ मैं। भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है। एक अच्छा खासा घर भी है। घर तो है डार्लिंग, पर एक ही है, जबकि बच्चे दो हैं। बी प्रैक्टिकल मैडम। वह हैरत से राजीव को देखती ही रह गई। अभी कुछ देर पहले जब भाभी ने कहा था कि चाचा जी ने एक बड़ा सा घर हमें ही दिलवा दिया होता तो सब लोग साथ ही रह लेते, सुनकर वह तो शर्म से गड़ गई थी। ऐसा मंगनतापन, छी। और ये महारानी साथ में रहेंगी? उसकी शिकायतों का पिटारा कभी ख़त्म ही नहीं होता। पता नहीं चाचा जी कितनी चाय पीते हैं। मैं तो कप प्लेटें धो धोकर थक जाती हूँ। इस आदमी के खाने के इतने नखरे हैं कि क्या बताऊँ। नेहा, सच कह रही हूँ, कपड़ों का ढेर निकलता है प्रेस के लिए। मेरा तो सारा बजट ही गड़बड़ा जाता है। इस आदमी का इतना भी आसरा नहीं है कि बच्चों को सौंप कर सेकंड के लिए भी जा सकें। जिसके खिलाफ इतनी शिकायतें हैं, उन्हीं से बड़े से मकान की फरमाइश हो रही है। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। और उसकी बगल में बैठा यह आदमी, उसका पति, इसने तो भाभी को भी मात कर दिया है। पहली फुर्सत में इसने चाचा की वसीयत लिख डाली। वह सोचने लगी, चाचा गिद्धों की ये कैसी जमात तुम्हारे आसपास इकट्ठा हो गई है। और उसका मन कड़वाहट से भर गया। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।